अभी। जी। जिगर भाई आपके पास आता हूँ। हमारे एक दर्शक भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि मुकुल वासनिक को गुजरात का कांग्रेस का कुछ प्रभारी वगैरह बनाया गया है, तो चाहते थे कि आप उसका भी उत्तर दें कि अल्टीमेटली उसका कुछ असर पड़ेगा। और आप कांग्रेस में से होके वापस से, मतलब मुझे याद है कि आपकी यात्रा हमारे साथ भी थी और उससे पहले भी आपकी मीडिया की यात्रा थी। फिर आप हमारे साथ भी जुड़े थे, वहां से निकल के आप कांग्रेस में चले गए, फिर अब कांग्रेस से निकल के अब वापस से आप राजनीतिक रणनीतिकार बन गए हैं। तो चलिए वेलकम बैक मैं तो कहूंगा आपका। और हम तो आपके हमेशा साथ में हैं, न्यूज टाइम हमेशा आपके साथ रहा है। तो गुजरात के संदर्भ में बता दीजिए, और अदरवाइज जो परिदृश्य अब आप देख रहे हैं, कौन कितना तैयार है खुद से निपटने के लिए और विभीषणों से निपटने के लिए। जिगर दोषी साहब। बिल्कुल, बिल्कुल सर। नहीं देखिए ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि जो इंडिया अलायंस गठबंधन बना, जिस तरीके से उसका शुरुआत हुई, जिस तरीके से सारी बैठकें हुई शुरुआत में मेरे ख्याल से 4 1 महीने 5 महीने पहले। अब वहां से अगर एक स्टोरी शुरू करते हैं तो ये आज यहाँ तक जो डिसीजन आया, जिस तरीके से जो तीनों राज्यों के रिजल्ट आए, उसके इन बिटवीन कांग्रेस ने क्या स्टैंड लिया, बाकी दलों ने क्या स्टैंड लिया, कमलनाथ जी का क्या स्टेटमेंट आया था मध्य प्रदेश में अखिलेश जी के लिए। ऐसी कई अनगिनत बातें हैं जिसके बावजूद हमको ये सोचना पड़ेगा एक न्यूट्रल, मैंने इसीलिए डिसीजन लिया क्योंकि न्यूट्रल तरीके से सोचकर अगर हम कुछ उनको गाइडेंस देते हैं तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा जल्दी अप्रूव होता है, वो मैं देख रहा हूं। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, विपक्ष में बैठने वाली कोई भी पार्टी हो, वो बहुत बड़ी फोर्स के सामने लड़ रही है। पर उनकी एक सबसे बड़ी विडंबना जो मैंने देखी, पार्टी के विदिन भी देखी और पार्टी के बाहर भी देखी, वो ये है कि कांग्रेस हो या और भी कोई पार्टी हो, वो ये चाह रही है या ये समझ रही है कि जनता विद्रोह करे और उसके जो विद्रोह का जो एक फोर्स है उस पर हम सवार हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत रणनीति है, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि जनता किसी भी हालत में कभी भी इतना बड़ा विद्रोह नहीं करती। वो महंगाई हो या बेरोजगारी हो, ऐसे कई सारे मुद्दों से जूझती रहती है, तो वो कहाँ लड़ने सड़कों पे उतरेगी। वो यही चाह रहेगी जनता कि अगर आपके अंदर दम है तो आप सड़कों पे उतरो और उसके बाद हम आपको एक वोट के तरीके से सपोर्ट करेंगे। जबकि करना नेताओं को ही पड़ेगा, करना पॉलिटिकल पार्टी को ही पड़ेगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी सजेशंस वगैरह मैंने दिए है उसमें ये राज्यों के इलेक्शन के जो हार हुई उसके बाद मैंने काफी सारे पॉइंट्स ट्विटर पे भी डाले, आपको भी भेजे हैं। कितनी सारे ऐसे पॉइंट है, क्या भारत जोड़ो यात्रा का जो मोमेंटम है वो जारी रहा, नहीं रहा? क्या टिकट वितरण में इश्यूज हुए, बिल्कुल गुटबाजियां हुई, बिल्कुल हुई। भाई भतीजावाद हुआ, बिल्कुल हुआ। छोटे दलों को, छोटे संगठनों को या क्षेत्रीय पार्टियों को इग्नोर किया गया, बिल्कुल किया गया। पहले से ही गठबंधन की सीट शेयरिंग नहीं की गई, बिल्कुल नहीं की गई। और उससे भी बड़ा एक मामला जो मैं आजकल देख रहा हूं पिछले 10-12 दिनों से, वो ईवीएम के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं। तो मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती, ये बात भी मैंने चर्चा की काफी लोगों से, क्योंकि पिछले 7-8 महीनों के अंदर मैं तकरीबन, चाहे गुजरात को, मतलब गुजरात से आगे अगर बात करूं तो दिल्ली हो, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, इवन कर्नाटका, सारे कई सारे, और राजस्थान, बहुत सारे नेताओं के संपर्क में हूं, कांग्रेस के और दूसरे। तो उनसे हमेशा जो डिस्कशन होती है, मैं उनको एक ही बात पूछता हूं कि अगर आप ये कहते हैं कि ईवीएम के अंदर इश्यू है और कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं पांचों राज्यों में, वो कैसे सच हो गया? आपने क्यों मान लिया? अगर ईवीएम गलत है तो फिर सीधी सी बात है कि वो वोट भी आपको दिलवाए गए ताकि आप एक बार कंफ्यूज रहे वापस से कि हम हमारे पुराने नेताओं को ही रिपीट करें, पुरानी रणनीतियों को ही रिपीट करें और कोई नया प्रयोग ना करें। और अगर आपको सही में वाकई में ये विश्वास है कि आपको 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं तो आप नई रणनीति लाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा पेचीदा मामला है जिसको कांग्रेस या और कोई अदर पार्टीज भी एड्रेस नहीं कर रही है। वो शायद इस मुगालते में है, इस थॉट में है कि नहीं, हमको हमारे साथ 40% वोट है, क्या सही में वो वोट उनके है? ये भी उनको सोचना पड़ेगा, या फिर वो वोट भी इसी तरीके से मैनिपुलेट किए गए। तो ऐसी कोई रणनीति उनके पास ठोस नहीं है। इसके बारे में अगर वो सोच के आगे बढ़ेंगे तभी मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस का आगे जाकर कुछ ना कुछ एक जो थोड़ा बहुत रिस्पेक्टेड नंबर होगा वो शायद उनको देखने को मिलेगा। आज की रेस में भाजपा और मोदी जी बिल्कुल आगे, वो साफ दिख रहा है, उसमें भी कोई दो राय नहीं, वो भी मैं न्यूट्रल तरीके से बात कर सकता हूं, बता सकता हूं। दूसरी एक बात ये भी बिल्कुल साफ साफ है कि कांग्रेस के अंदर, जैसे आपने गुजरात की बात की, गुजरात जो भी दर्शक बात कर रहे हैं, कितना संगठन में फेरबदल आया, कितने लोगों को अभी 10 एक जो जिला अध्यक्ष है वो बदले गए, उसमें से 5-6 जो जिला अध्यक्ष वो पुराने ही है, वो जो 15-20-25 साल से अपना कार्यकाल चला रहे हैं, उन्हीं को कहीं ना कहीं शिफ्ट करके फेरबदल करके वापस वही जगह बिठा दिया है। आप अगर सेकंड जनरेशन को आगे नहीं लाएंगे, नई रणनीति को आगे नहीं लाएंगे, आपको मीडिया मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है वो नहीं करेंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत दूर की कौड़ी है। इंडिया अलायंस को और कांग्रेस को एक खास सोचना पड़ेगा कि उनके अगर अस्तित्व की लड़ाई है तो वो कैसे लड़ते हैं। वो अगर वो जनता से एक्सपेक्ट करेंगे कि जनता आके रास्ते पे विद्रोह करे और पूरा अफरा तफरी का माहौल बन जाए और उसके बाद हम जाके वो स्टेज पे बैठ जाए कि नहीं हम आपके साथ है, ये नहीं होगा।
ना भारत में ये कभी हुआ है। आजादी के समय भी ये नहीं हुआ, तब भी 10-12% लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है और बाकी की जो जनता थी 28 करोड़ में से बाकी के 25 करोड़ लोग वो ज्यादा खास कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाए थे, हम सभी ने देखा है। तो मेरे ख्याल से ये उनको समझना पड़ेगा। एक बात और भी उनको देखनी पड़ेगी कि बीजेपी इतनी पावरफुल है कि 2014 हो या 2002 हो, वहां से लेके आज तक उनके 25 साल के प्रोग्राम्स होते हैं, उन्हें पता है आगे क्या करना है। क्या कांग्रेस और इंडिया अलायंस के पास आने वाले 2 महीने में ही सिर्फ वो सोच रहे हैं कि हम लोग कुछ भी करके जोड़ तोड़ करके सीट शेयरिंग करके ये पूरा अलायंस करके बैठके जीत जाएंगे? तो वो गलत सोच रहे हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, क्योंकि सिर्फ 2 महीने अगर वो देंगे और ये समझेंगे कि हम माहौल बना लेंगे और वो माहौल के ऊपर जनता हमें वोट दे देगी और कोई इश्यू नहीं आएगा, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल वाहियात सी रणनीति है। एक बात और भी मैं काफी ओपनली कह चुका हूं, विद इन पार्टी था तब भी, बाहर हूं तब भी और पहले भी कह चुका हूं कि कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को उनके वहां जो राज्यसभा की सीट के लिए हाथ में कटोरा लेकर जो खड़े हैं उन सबको भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो लोग एक जगह रोक के बैठे हैं, अपनी रणनीति थोप कर बैठे हैं, जिसकी वजह से ना कांग्रेस का ना इंडिया अलायंस का किसी का भला नहीं होगा और ना ही उन्हें कोई इनिशिएटिव लेना है। अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो सीधी सी बात है वो 2024 में हारेंगे, वो पक्की बात है। जहां तक मेरी बात है, अगर मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूं, तो अगर मैं कुछ भी अपनी जो भी रणनीति हो या फिर अपना जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू उसको लेकर भी चलूं, इंडिया अलायंस की जो नीति है उसके साथ भी मैं उनके सपोर्ट में खड़ा रहूं, उसके बावजूद भी वो काम नेताओं को करना है। अगर नेता आगे बढ़कर काम नहीं करते और वापिस वही का वही होता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के इलेक्शन और जो चुनाव प्रचार है उस दौरान मैंने कई सारी ऐसी बातें सुनी जिसमें ये बार बार कहा जाता था अलग अलग मीटिंग्स में कि घूम फिर के तो टिकट मिल जाती है कमलनाथ जी के बेटे को या दिग्विजय सिंह के बेटे को या इसके भतीजों को या इसके भांजे को। तो ये जो सारी नीतियां है वो हर पार्टी में, पर अगर वंशवाद की जहां तक बात आती है और वो बीजेपी पर प्रहार करते हैं, तो एक बात उनको ये भी समझनी पड़ेगी कि बीजेपी 250-300 परिवारों की पार्टी है। वंशवाद तो वहां भी भरपूर है, पर वहां पे 300 परिवार है, वो सब मिलाकर पूरा कुंभा चलाते हैं। यहाँ पर 1 या 2 परिवार है, वो ही चला रहे। तो उनको ये समझना होगा कि आमने सामने लड़ना है तो इनको भी इंडिया अलायंस के जितने घटक दल की पार्टियां उन सबको अपना अपना वजूद, अपना जो प्रमाण है वो साबित करना पड़ेगा। इसमें एक एक पॉजिटिव बात मैं ये जरूर देख रहा हूं कि अपने अपने क्षेत्रों में जैसे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी हो, नीतीश कुमार जी हो, एमके स्टालिन हो या ममता बनर्जी हो, ये 4-5 नेता सही में कदावर है जो फाइट बैक दे सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। उनको आगे ले जाकर उनकी जो रणनीति है या उनके जो सामाजिक समीकरण के इक्वेशन है उसको भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस गठबंधन को आगे लेकर जाना पड़ेगा, तब जाके ये पूरा इक्वेशन बैठेगा। और अगर आप जैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर प्रीपोन हो जाता है तो आने वाले 2-2.5 महीने में कितना रणनीति आप बना लोगे, कितना प्रचार प्रसार कर लोगे? प्रचार प्रसार के माध्यमों पर तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रोक लगा कर रखी है, वहां पर सारी गवर्नमेंट की एड्स चलती है। अभी अदानी साहब ने एक और मीडिया कंपनी खरीद लिया IANT करके, तो आप कहां तक रोकोगे उनको? आपको रोकने के लिए एक कॉन्क्रीट पाथ चाहिए। अगर कॉन्क्रीट पाथ नहीं होगा, हवा में बातें होगी तो नहीं होगा। 14 लोगों को अगर आपने मीडिया में बैन कर दिया, हम उनकी डिबेट में ही नहीं जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही गलत बात थी जो मैंने उस वक्त भी उठाई थी। आपको ऐसी कॉन्क्रीट रणनीति बनानी थी कि आपके इंडिया अलायंस के अगर 3 लोग बैठक में वो मीडिया पैनल में बैठते, वो तीनों लोग कैसे प्रहार करते हैं विपक्ष के ऊपर या सत्ता पक्ष की जो पॉइंट है उसके ऊपर। आपको इस तरीके से आगे जाना था ताकि लोगों तक आपकी आवाज पहुंचे। यहाँ तो आपने अपनी आवाज खुद ही बंद कर दी है। और अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी आवाज खुद बंद करके आप ये सोच रहे हैं कि हम जीत जाएंगे, तो मेरे ख्याल से ये बहुत गलत रणनीति है, उसको इनको सोचना पड़ेगा। बाकी आगे जैसे जैसे अनफोल्ड होता जाएगा, राम मंदिर महोत्सव वगैरह होगा, तब तक ये बिल्कुल पता चल जाएगा। इंडिया अलायंस की बैठक की, गठबंधन की जो एक मीटिंग है उसमें भी आइडिया मिल जाएगा कि सीट शेयरिंग पर ये कितने झमेले में आते हैं और क्या क्या होता है। एक आखिरी बात जरूर कहूंगा, जो आपका सब्जेक्ट है विभीषण। विभीषण बहुत सारे, कुछ दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे, और जो नहीं दिख रहे वो वाकई में खतरनाक है, और वो एन मूवमेंट पर क्या चाल चलेंगे वो कांग्रेस भी नहीं जानती है। कांग्रेस आज की तारीख में उसमें सो रही है। तो जिस तरीके अगर एन मूवमेंट पर इसमें से 2-3 विभीषण भी निकल गए तो ये पूरा जो गठबंधन है उसको बहुत बड़ा जो नंबर का चोट पड़ेगी, वो मेरे ख्याल से वो उनको बहुत ज्यादा डैमेज करेगी। वो उनको